नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में ये साल चुनावी साल है। इसकी तैयारी कांग्रेस ने संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ शुरू कर दी है। कांग्रेस ने नियुक्तियों को लेकर एक जंबो लिस्ट भी जारी की। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही संगठन की सियासी दिशा तय कर दी गई है। कांग्रेस ने 25 जिलाध्यक्षों का ऐलान करने के साथ ही 21 उपाध्यक्ष, 48 महासचिव और 121 नए प्रदेश सचिव बनाए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में केवल 15% पदों पर महिलाओं को ही जगह मिली है। मंत्रियों को एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर संगठन के पदों से हटा दिया है। अब मौजूदा कार्यकारिणी में एक भी मंत्री नहीं है। लिस्ट में सचिन पायलट के समर्थकों को जगह दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने समर्थकों को संगठन के पद दिलाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि संगठन में नियुक्तियों की जंबो लिस्ट जारी होने के साथ कांग्रेस का कमबैक प्लान शुरू हो चुका है। अब हर वर्कर को, हर लीडर को काम जो है दे दिया जाएगा। सब मिलकर के 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। तो कांग्रेस का कमबैक प्लान सूची सामने आ चुकी है, लेकिन जिम्मेदारियां भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव मोहन डागर जी हैं, स्वागत है मोहन जी आपका। सुमित गोदारा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक हैं, बहुत स्वागत है सुमित जी। मिथिलेश जामनी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी शामिल हुए चर्चा में, बहुत स्वागत है योगेश जी। बेहद अहम मुद्दा है ये, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मोहन डागर जी आपसे करेंगे। पहले तो आपको बधाई महासचिव बनने की। सूची का इंतजार काफी लंबे वक्त से था, लेकिन अब जाकर सूची आई है, क्योंकि बहुत सवाल भी हुए, बहुत नामों पर मंथन हुआ, इसके बाद एक जंबो सूची सामने आई। किस तरह की जिम्मेदारी को आप देखते हैं महासचिव के तौर पर? क्या उम्मीद थी कि आपका नाम भी सूची में शामिल होगा? जी, मैं कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस संगठन एक राजनीतिक दल ही नहीं है, एक विचारधारा है। और मैं पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पंचायती राज में मैं 3 बार जनप्रतिनिधि रहा हूँ। निर्वाचित प्रक्रिया में युवक कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना, और पहले मैं पीसीसी में सचिव रहा, और अब मुझे शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे महासचिव बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नेताओं का और प्रदेश अध्यक्ष जी का खास तौर पर आभार प्रकट करता हूं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हमने संगठन के लिए एक ज़मीनी स्तर पर काम किया, इसकी वजह से मेरे कार्य की सक्रिय भूमिका को देखते हुए मुझे महासचिव बनने का मौका मिला। मोहन जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सूची आने में सामने काफी देर कर दी गई? बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी सबकी राय लेकर और बहुत ही अच्छे तरीके से, जो उदयपुर में कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का और जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और संगठनात्मक तरीके से पंचायती राज से या विभिन्न जगह से जो लोग निकल कर आए उनको मौका दिया है। ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले ऐसे ही नेताओं से नाम लेकर संगठन में जगह मिलती थी, लेकिन अभी जिस प्रकार से उदयपुर संकल्प शिविर हुआ था, उसके बाद में ये देखने के लिए मिला कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से धरातल पर, जमीनी स्तर पर जो सक्रिय भूमिका में जिन लोगों ने काम किया संगठन में, उनको इस बार मौका मिला है। भूमिका में काम किया तो काम का इनाम के तौर पर भी देख सकते हैं जो जिम्मेदारी दी गई है। अब मिथिलेश जी, बेहद अहम है ये। देखिए, पहले भी सूची आती है, फिर उसे कैंसिल किया जाता है, काफी उसमें सवाल जवाब भी होते हैं, कुछ गलतियां मानी जाती हैं। इसके बाद जब सूची आती है तो एक जंबो सूची आती है जिसमें माना जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने नाम हटाए जाएंगे और फिर नाराजगी देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस पूरी सूची और इन नामों को देखा जाए तो सबसे पहली प्रतिक्रिया, सबसे पहली चीज जो आपने इसमें नोटिस की? देखिए, इसमें पहली यही है कि जिसकी जितनी चाकरी उसकी उतनी बाजरी, इस सिद्धांत को अपनाया गया है।
अब इसमें देखिए दूदू को जिला बना दिया, बाबूलाल नागर जी भी है, विकास नागर जी भी है, जो खुद पंचायत राज का चुनाव हार गए। आमेर से 5 लोगों को लिया गया, ऐसे 200 विधानसभा है, तो 1000 तो यही हो जाने चाहिए। पूरी सूची का आप एनालिसिस करेंगे तो 50 तो जयपुर और जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण से है, तो फिर और राजस्थान का क्या होगा। और एक जाति के 30 है, जाट कम्युनिटी के 30 मेंबर है। पाली में कांग्रेस कमजोर है, वहां एक बुरा राम जी को लिया गया है, कभी नाम हुआ करता था माधो सिंह दीवान का, तो वो नाम नहीं है। और कभी प्रभारी महामंत्री सुशील कुमार संदेह, पंडित नवल किशोर शर्मा, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। अब तरुण कुमार जी, काजी निजामुद्दीन जी आते हैं, खुद चुनाव हार गए, वो नए नए विधानसभा में जाते हैं, नए नए कैंडिडेट तैयार करा देते। तो किस तरीके का आप बना रहे हैं वो ठीक है, बनाइए, लेकिन हो क्या रहा है कि आप सारी जातियों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ अभी, किसने पैसे का क्या बल नहीं देखा हमने, कौन जातियां लड़ी हो उसमें, जाट लड़े, बिश्नोई लड़े, राजपूत लड़े, जो पैसे वाले। पहले एक गरीब का बच्चा यूथ कांग्रेस से जुड़ता था, वो सोचता था मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि बनूंगा। अब आपको लड़ने के लिए पैसा चाहिए, वोट मेंबरशिप लेने के लिए पैसा चाहिए, और उस फॉर्मूले में अब ये जो चुनावी साल है उसमें कैसे समावेश होगा, क्या होगा, ये तो कांग्रेस जाने। लेकिन ये निश्चित रूप से जो बनाए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। जैसे जयपुर शहर से RR तिवारी जी को बना दिया, वो काफी दिनों से अशोक गहलोत जी के जननायक कहने वाले राजस्थान के सबसे, मैं कहूंगा सबसे ये वयोवृद्ध नेता थे, उन्हें पद नवाजा गया। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि चुनावी साल में तमाम जातियों को आप कैसे शामिल करोगे। शायद माली जाति से मुख्यमंत्री जी हैं जो अकेले हैं, MLA हैं, और इस कम्युनिटी जो लिस्ट निकली उसमें 2 हैं, तो आपको कहीं न कहीं सब चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी। आप ये मान रहे कि बैलेंस सूची नहीं है, बैलेंस तो कहाँ है, आप निकाल लीजिए। हाँ। आप दूदू को जिला भी बना दिया, देश का सबसे छोटा जिला, पिता को भी ले लिया, पुत्र को भी ले लिया। 25 सितंबर को जो घटना हुई उसमें धारीवाल जी को नोटिस, उनके बेटे को भी ले लिया। तो बातें तो निकलेगी तो दूर तक जाएगी, जनता सब देखती है। बिल्कुल। योगेश जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि इस बार अगर इन सूची और नामों पर गौर किया जाए तो काफी ऐसे कुछ नाम ऐसे भी आए हैं जिनके परिवार ऐसा लग रहा था कि राजनीति से अलग हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मौका दिया गया है। और परिवारवाद को जिससे बढ़ावा देने की बातें बार बार बीजेपी की तरफ से कही जाती है, और कई ऐसे नाम आए जिनमें राजनीति में पहले थे वो सदस्य और इसके बाद उनके बेटे को बात की जाए, भतीजे को, या इस तरह से परिवार के सदस्यों को मौका दिया गया। देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान की राजनीति में वंशवाद या परिवारवाद का एक 1952 से लेकर अब तक का एक लंबा इतिहास है और लगातार चल रहा है। आज भी 2 परिवार ऐसे हैं, चाहे मदेरणा परिवार हो या मिर्धा परिवार, जिनकी 3-3 पीढ़ियाँ राजस्थान की राजनीति में आज भी सरवाइव कर रही हैं। दूसरी ओर हमने देखा सूची के अंदर बहुत लंबे अरसे बाद हरदेव जोशी के परिवार की एंट्री हुई। उनके परिवार से निकले रवि जोशी, जो पौत्र कहे जाते हैं हरदेव जोशी के, उनको पदाधिकारी बनाया। राजकुमार शर्मा के भाई राजपाल शर्मा को पदाधिकारी बनाया। एक लंबी फहरिस्त है जिनको जगह मिली है या विरासत को स्थान दिया गया है। तो पूरी ओवरऑल सूची है। इस सूची का अर्थ यही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फ्री हैंड लिया और फ्री हैंड के बाद ये सूची तैयार की गई। फ्री हैंड का मतलब कि जो 85 की सूची जो अटकी थी, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन फर्स्ट इंडिया पहले दिन से ये कह रहा था कि 85 में से 84 भी नहीं होंगे, बल्कि 85 के 100 भले हो जाए, और वैसा ही हुआ। 85 की सूची में कोई भी नाम बदला नहीं गया, न हटाया गया, न किसी तरह का कोई संशोधन हुए बगैर उल्टी वो सूची और बढ़कर सामने आई। तो एक बैलेंस जो सूची यहाँ पर कहा जा सकता है कांग्रेस के नज़रिए से, मिथिलेश जी के नज़रिए से नहीं, कांग्रेस के नज़रिए से ये बैलेंस सूची इसलिए कही जा सकती है कि उन्होंने, कांग्रेस अपने मूल वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, OBC, इसको फोकस किया। और तो क्या PCC चीफ की ही ज्यादा चली या किसी का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था? यही वजह रही कि ये सब नाम भी सामने आ गए, कोई ज्यादा नाराजगी देखने को नहीं मिली। एक बड़ी बात है श्वेता, इस सूची में न तो सचिन पायलट ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया कि मेरे किसी आदमी को लेना ही है, न अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया कि मेरे किसी आदमी को लेना ही है। ये बड़ा विषय था यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक बड़े विराट राजनीतिक शख्सियत है। उन्होंने पूछा उनसे कि आपके नाम दे दीजिए। PCC को उनके नाम प्राप्त हो गए, उनके नाम ले लिए गए, जिनको नामों को हटाना था उनको हटा दिया गया। लेकिन किसी भी बड़े नेता ने, और यहाँ पर सुखजिंदर रंधावा ने और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी प्रमुख नेताओं, मंत्रियों से बात की। कुछ ने
अपनी इच्छा जताई अपने परिवार से सदस्य बनाने की, या कांग्रेस के अंदर उनको सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी बनाने की इच्छा जताई, और कुछ जो तकनीकी कारणों से हट गए थे, जैसे राजेंद्र चौधरी 5 साल से वो एक ही पद पर रहे तो उन्हें रिप्लेस किया गया। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हटाए गए जो कहा जा सकता है जिनकी वर्किंग कांग्रेस प्रेसिडेंट को या प्रभारी को ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन काम नहीं कर रहे। अक्सर ये देखा गया है, देखिए अभी तक, क्योंकि जिस तरह से आमना सामना होता रहा कि सचिन पायलट के समर्थक कितने हैं या अशोक गहलोत के समर्थक कितने हैं, किसमें को ज्यादा मौका दिया गया, कुछ नाम ऐसे भी थे जो खास सचिन पायलट के थे, उन नामों को ड्रॉप किया गया। वो क्यों किया गया? कुछ नया को मौका दिया गया है, तो क्या इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई नाराजगी या कुछ ऐसे सवाल तो नहीं उठाए गए? देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि जो बयानबाजी में माहिर है, जो बयानवीर है, उनको यहाँ ड्रॉप किया गया, या कह सकते हैं उनके ऊपर एक अलग तरह की कैंची चली उन नामों को लेकर, वो चाहे सचिन पायलट समर्थक हो या कोई भी हो। अकर्मण्य जो है प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी बनने के बाद वो ना तो पीसीसी आए, न पीसीसी के कामों में कोई संगठन में उन्हें रुचि नहीं दिखाई। तो अब जो बनाए गए हैं कितना काम करेंगे अलग बात है, लेकिन सबको काम देने की बात हो रही है। सबको जिले भी आवंटित होंगे, सबको काम दिया जाएगा, सबसे रिपोर्ट कार्ड उनका बनाया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस जांचने का काम होगा, और किसी को भी खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। चुनाव के लिहाज से वक्त कम और काम ज्यादा है, और इसलिए अपनी जिम्मेदारी को इन सभी नामों को समझना भी होगा। सुमित गोदारा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए बीजेपी विधायक है। सुमित जी, एक बात बीजेपी बार बार कहती है और इसमें वो गर्व भी महसूस करती है कि संगठन के मामले में बीजेपी बहुत मजबूत है, जबकि कांग्रेस में तो अभी कुछ तय भी नहीं हुआ है, इतने पद खाली पड़े। आज फाइनली सूची आ जाती, कल सूची आई और आज सब नामों को लेकर चर्चा भी हो रही है। बीजेपी अब इसे कैसे देखती है? क्योंकि ये कांग्रेस का कमबैक प्लान है, भले वक्त कम है लेकिन वापस सरकार लाने की कोशिशों के तहत इस सूची को देखा जा रहा है। श्वेता जी, ये जो आपने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यहाँ कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस, जैसे योगेश जी खुद ही कह रहे हैं आपके साथी, कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, परिवारवाद की राजनीति है, वही लोग ज्यादातर आपको आगे बढ़ते दिखेंगे। और जो सूची अब चुनाव में 3 महीने बाकी रहे, 3 महीने का ही समय रहे, 3 महीने से भी कम समय आचार संहिता लगने वाली है। ये जानबूझ के मुख्यमंत्री जी की जो शैली रही है कि कांग्रेस को अपने हाथ में रखने की, जिस तरह उन्होंने सरकार एक तरह से डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स करी, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखी, इसीलिए जानबूझ के उन्होंने संगठन में नियुक्तियां नहीं करी कांग्रेस में। और वैसे कांग्रेस का आंतरिक मामला, जैसे हम बीकानेर जिला देहात देखते हैं शहर, तो यहाँ पे पिछले 3 साल से कोई कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं। तो ये कांग्रेस की ऐसी नीति इनकी रही। मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि सरकार आने वाली नहीं, और खुद भी नहीं चाहते कि सरकार आए। वो जिस तरह से उन्होंने संगठन का हाल किया, डोटासरा जी क्या संगठन चलाते हैं, आपसे और हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं अक्षर वैसा पालन करते हैं, और मुख्यमंत्री की एक ही प्रयास है कि सारा मेरे तरफ ही केंद्रित रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही रहूं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे सरकार हो। और उन्होंने उसी शैली से काम किया जिसकी वजह से हम देख रहे हैं राजस्थान किस तरह पीछे जा रहा है, और किस तरह राजस्थान जो विकास की गति में आगे बढ़ रहा था, किस तरह उसे मुख्यमंत्री पीछे लेकर गए। और संगठन में तो कांग्रेस में खुद ही हताश है। कांग्रेस में आप देखिए यूआईटी की चेयरमैन की पोस्टें जो मनोनीत होती थी, कोई भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। कोई भी कांग्रेस का बनना भी नहीं चाहता, उन्हें पता है कुछ है ही नहीं पद में, जाति सरकार है, उन्हें पता है कांग्रेस आगे एक तरह ये सुमित जी आपको लगता है ना, लेकिन जिनको पद मिला है, जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, वो खुश हैं, जो वापस सरकार लाने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो ये बीजेपी अपने एंगल से देख रही होगी, लेकिन कांग्रेस का एंगल कहीं कुछ और ही इसमें नजर आता है। लेकिन मिथिलेश जी एक अहम बात, कांग्रेस का एंगल होता तो कांग्रेस संगठन पहले ही तैयार करती। मुख्यमंत्री को पता है सरकार आनी नहीं, जब भी मुख्यमंत्री रहे 156 से 56 आए, 100 से डागर जी, ये बीजेपी को ज्यादा चिंता है, और जिस तरह से अपनी बात यहाँ सुमित जी रख रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीजेपी में तो कुछ है ही नहीं। संगठन एक मंच पे कभी एक जगह नहीं होता, कभी किसी को बोलने दिया जाता है, कभी पूर्व मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि इस तरफ अगर वो ध्यान देंगे तो उनके भी चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बहुत ही अनुशासित संगठन है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी
जिस जिम्मेदारी से राजस्थान में घूमे हैं, जिस संवेदनशीलता से उन्होंने काम किया है, उसको दुनिया देख रही है। महंगाई राहत कैंपों में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसको पूरे प्रदेश की जनता सहरा रही है। और जिस जिम्मेदारी से संगठन ने काम किया है, जिस जिम्मेदारी के साथ में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, अगर ये बीजेपी के विधायक और नेता अगर थोड़े से भी जिम्मेदार होते तो महंगाई राहत कैंप तो सरकार की तरफ से था ना, इनको जाना चाहिए था वहाँ। महंगाई राहत कैंपों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते, लोगों को राहत दिलाते, ठीक है सुमित लोगों को जी, लाभ सुमित मिलता, जी, ठीक है, लोगों को चलिए लाभ सूची आ मिलता। गई, सूची का इंतजार था। देखिए सूची आ गई, अब बीजेपी का अपना एंगल है, कांग्रेस का अपना एंगल है, लेकिन मिथिलेश जी अगर हम अजमेर के विवाद की बात करें तो वहां पर अटक गया है। अभी तो लग रहा था सब कुछ क्लियर है, पूरी सूची सामने आ चुकी है। देखिए, अजमेर में सचिन पायलट का भी इंटरेस्ट है क्योंकि वो वहाँ से एमपी रहे, और उसके अलावा रघु शर्मा उनका भी इंटरेस्ट है। जो सबसे अहम बात है कि कांग्रेस का एक रवायत हुआ करती थी, कांग्रेस में एक वरिष्ठ लोगों के सामने हुआ करते थे। एक बार राजस्थान के प्रभारी तरुण कुमार जी भी बने थे, कहा जाता उनकी पत्नी पार्षद थी, उसके चक्कर में बना दिया। अब पार्षद के सामने 8 बार का विधायक बैठे, तो एक जो काडर हुआ करता था, माधवराव सिंधिया कि सुशील सिंधे, पंडित नवल किशोर, एक लंबी फेरिस्त होती थी जो किसी को अगर अपना मैसेज देती थी तो वो कन्वे होता था और कन्वे होके काम होता था। तो उस प्रणाली को एआईसीसी ने बदला है, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं न कहीं काउंट होता है। आप एक्सपीरियंस को एक तरफा नहीं कर सकते। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए, उसमें धनबल का प्रयोग हुआ, सबने देखा। तो जो गरीब का बच्चा, जो कांग्रेस कहती थी गरीब, जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, वो गरीब का बच्चा यूथ कांग्रेस में नहीं जुड़ा तो आगे तक कैसे जुड़ेगा? ये एक अहम सवाल है। ये ठीक है कि अशोक गहलोत जी की सिंगल इंजन की सरकार डबल इंजन की से ज्यादा काम कर रही है, इस सब बात को सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन संगठन को खड़ा करने के लिए, क्योंकि जो डोटासरा जी हैं वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने हैं, एक विधायक है जो जिलाध्यक्ष बना है गोपाल मीणा जो जयपुर ग्रामीण के बने, तो ये कई तरीके की चीजें हैं। तमाम यूथ को मौका दिया गया, अच्छा काम किया है। रीटा चौधरी, प्रशांत बैरवा, तमाम लोगों को जो जिस तरीके से दिया गया है, इंद्रराज वगैरह सबको दिया गया है, लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी जो सचिन पायलट की नाक के बाल थे वो दूर है। तो कई चीजें हैं। तो ये ठीक है कि एक अच्छा चुनावी साल में एक संगठन की तरफ से भी एक पॉजिटिव मैसेज, लेकिन पीसीसी में 4 कमरे हैं, तो एक कमरे पे लिख दोगे आप संगठन सचिव, तो सचिव बैठेंगे कहाँ 121, 48, वो कहाँ बैठेंगे? 21 उपाध्यक्ष कहाँ बैठेंगे? ग्राउंड में काम ही करना होगा जी मिथिलेश जी, शायद ये भी हो सकता है कि आप बैठने सारे के लिए ग्राउंड में बिल्कुल एक बार बैठेंगे, 121 कमरे कहाँ होंगे? मोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे। ऐसा है, ये कांग्रेस संगठन का और कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। मेरे साथी, विद्वान साथी मिथिलेश जी के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। आम आदमी को, गरीब और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर जिस सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस जिम्मेदारी से काम कर रही है, जिस संवेदनशीलता से काम कर रही है, अभी हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ में महंगाई राहत कैंपों में काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूमे और कांग्रेस संगठन बहुत धरातल पे काम कर रहा है। और 2023 में हम दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, 2024 में हम पुनः केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि जमीनी स्तर पे नीचे से प्रधान से उठकर आए हुए हैं, उनको इतना बड़ा अनुभव है, विधानसभा में उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है, उसको पूरा प्रदेश जानता है। एक सवाल, और एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में चलिए ठीक है को पहुंचाया आम गोविंद सिंह डोटासरा कैसे काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली भी सभी को पता है, लेकिन एक सवाल है, क्या आधी आबादी की बात करने वाली कांग्रेस को एक भी काबिल महिला नहीं नजर आई? महिलाओं को जगह क्यों नहीं दी? महिलाओं को जगह मिली है, उस लिहाज से मिली है क्या? मान रहे हैं महिला कांग्रेस भी है, अभी और भी कई पदों पर नियुक्तियां होनी है। महिलाओं को पर्याप्त मौका पहले भी मिला है, अभी भी मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज मीडिया के माध्यम से कहा भी है। जिलाध्यक्ष एक भी महिला, जिलाध्यक्ष की बात कर रही हूँ, जिलाध्यक्ष अब कब, वो तो सब नियुक्तियां हो गई, क्या इनमें से क्या एक नाम में भी नहीं मिला, एक महिला भी नहीं मिला आपको जिसे जिलाध्यक्ष बनाया जाए? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का देखने वाली बात है, और वो जो भी करेगा ठीक करेगा। और महिलाओं को पहले भी सम्मान मिला है, अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, बात करना आधी आबादी की 50% की जिम्मेदारी के लिए बोलना, और जब वक्त आता है देने की हमारी महिला तब ना दिया जाए तो सवाल तो ऐसे बोलते हो कि एक भी नहीं है। जिलाध्यक्ष शिखर में हमारी महिला बहन तो है। मतलब मोहन जी एक अगर है तो हम उसके लिए और भी बनेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, बहुत सारे लोग हैं अभी कांग्रेस संगठन। चलिए उसका भी इंतजार है। लेकिन एक अहम बात है योगेश जी,
वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक अहम बात है, देखिए कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। चुनाव में आप जाओ, कोई पद दो या कुछ भी, लेकिन एक खास बात जो देखने को मिली इस सूची में, 9 जिला अध्यक्ष जो बने वो ब्राह्मण। कभी ऐसे मौके मिलते नहीं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पूरी रणनीति रही होगी चुनाव के मद्देनजर। देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष नए जो बनाए गए सीपी जोशी, वो ब्राह्मण वर्ग से हैं। बीजेपी के संगठन महामंत्री के लिए भी कहा जाता है वो ब्राह्मण वर्ग से हैं। जनरल सेक्रेटरी भजनलाल शर्मा वो ब्राह्मण है, मुकेश दादीश ब्राह्मण है, और नारायण पंचारिया ब्राह्मण है। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंत्री महेश शर्मा वो भी ब्राह्मण है। तो यही कारण है, कांग्रेस का एक हद तक, एक जमाने भर तक ब्राह्मण एक मजबूत वोट बैंक था। लेकिन ललित जी, बाबड़ा जी, भंवरलाल शर्मा, रघुवीर कौशल, कई कद्दावर नेताओं ने ब्राह्मण वर्ग को बीजेपी की तरफ खींचने का काम किया और उधर कांग्रेस से ब्राह्मण दूर होता गया। पंडित नवल किशोर शर्मा बड़े छत्रप रहे, पूरे देश भर के ब्राह्मणों में एक विराट व्यक्तित्व रहे, और एक तरह से कहा जाए उनके नाम पर ब्राह्मण वोट डाइवर्ट होता था। आज सीपी जोशी स्पीकर के पद पर है, संवैधानिक पद है, खुलकर राजनीतिक बैटिंग नहीं कर पाते, तो ये भी एक कारण हो सकता है। रघु शर्मा, महेश जोशी, राजपाल शर्मा, उनके बड़े भाई राजकुमार शर्मा, कई ब्राह्मण, राजपाल को, पुष्पेंद्र को अभी नई टीम में लिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के ब्राह्मण मूव को शायद कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग पर यहाँ फोकस किया गया है, सोशल इंजीनियरिंग की गई है, और कद्दावर ब्राह्मण चेहरों को टीम में स्थान भी मिला है, युवा चेहरों को स्थान मिला है। किस तरह हम इसको देखते हैं, और एक तरह से कहा जाए पूरी एक उन इलाकों से भी लिया गया, जैसे ट्राइबल पॉलिटिक्स आती है। आप कह सकते हैं कि जो वागड़ का इलाका है, जहाँ पर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, या जिला परिषद चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, सभी जगह पर एसटी कोटा निर्धारित है, तो वहाँ से ब्राह्मण को संगठन में लिया गया, तो एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। फिर भी ये कहा जा सकता है, जो बात महिला को लेकर सामने आई भी आपने उठाई, ये बात सही है। 25 की जो सूची है उसमें एक भी महिला नहीं है, और ये वास्तव में आधी आबादी को लेकर एक बड़ी बात हो सकती है कि इस बारे में सोचना चाहिए था कांग्रेस के संगठन को। और जो बात कर रहे हैं सीकर की, वो पुरानी सूची है 13 वाली, उसमें वो शामिल है, लेकिन नई सूची में कोई महिला नहीं है। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इतना तो जरूर तय है कि कांग्रेस आखिर कितनी तैयार है। तैयारी की बात हो रही थी, कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर भी है कि हम दोबारा सरकार लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए मजबूत टीम, संगठन का होना जरूरी है, और उसी के तहत ये जंबो सूची सामने आती है। लगभग सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, यही वजह की कोई बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं देखने को मिली है या एक दूसरे पर सवाल उठाया जाए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नाम सामने आया। लेकिन अब देखना ये होगा कि इतने कम वक्त में, जब भले ही देर से ही सही सूची आने के बाद, क्या अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगी, कि ग्राउंड में उस लेवल पर उस मैसेज को पहुंचा पाएंगे जो लक्ष्य लेकर कांग्रेस यहां पर चल रही है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।